हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 22 टॉपिक का नाम है पार्किंसन डिजीज़ का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्किंसन डिजीज़ सीएनएस का ही टॉपिक है। सबसे पहले हम पार्किंसन डिजीज़ के बारे में जानेंगे। तो पार्किंसन डिजीज़ इज़ ए प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। अब ये जो प्रोग्रेसिव और ये न्यूरो डिजेनरेटिव दो वर्ड लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ है पहले ये जानते हैं। तो न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब न्यूरो मतलब नर्व सेल और डिजेनरेटिव मतलब डेड हो जाना। तो डेड हो जाना किसका? नर्व सेल का डेड हो जाना। तो पार्किंसन के अंदर क्या होता है? नर्व सेल डेड हो जाती है। कई बार इसको हम ये भी बोल सकते हैं नर्व सेल का डिग्रेडेशन हो जाना। और यहाँ पे दूसरा वर्ड है वो है प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे से डिग्रेड हो जाना। मे बी न्यूरॉन को डिग्रेड होने में 15 से 20 साल लग जाए। तो ये जो प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब है धीरे धीरे से। तो पार्किंसन ऐसा नहीं है कि सुबह इंसान सही था, शाम को पार्किंसनिज्म हो गया। पार्किंसन होता है, टाइम लेता है, 15-20 साल 25 साल के बाद इसके सिम्टम आते हैं। पार्किंसन में भी 50 साल में स्टार्ट हो जाए उसको, और उसके सिम्टम 70-80 साल में आ जाए। तो ये है पार्किंसनिज्म। अब यहाँ पे नर्व सेल है, तो नर्व सेल कौन सी डिग्रेड होती है पार्किंसन के अंदर? तो ज़्यादातर जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग नर्व सेल है वही ज़्यादा डिग्रेड होगी। अब ये जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग नर्व सेल है इसको हम प्यार से बोलते हैं डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन। तो डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है पार्किंसन के अंदर। और कहाँ पे डिग्रेड होते हैं? तो ये सबस्टेंशियल नाइग्रा में डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं। अब ये जो सबस्टेंशियल नाइग्रा है ये अपने मिड ब्रेन के अंदर जो बेसल गेंगलिया रहता है उसका पार्ट है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा था आपको, तो ये है सबस्टेंशियल नाइग्रा और ये मिड ब्रेन का पार्ट रहता है। और यहाँ पे डोपामिन के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाएंगे। और इससे होगा क्या कि डोपामिन का रोल रहता है मसल का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें डोपामिन का रोल रहता है। तो मसल कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा वो हम आगे वैसे देखने वाले। जब किसी इंसान को पार्किंसनिज्म हो जाता है तो उसके अंदर लेविस बॉडी का अपीयरेंस दिखता है। तो मैं इसको लेविस बॉडी बोलता हूँ, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। अभी जो लेविस बॉडी है ये क्या है? तो ये प्रोटीन्स रहते हैं जो डिपॉजिट मिलते हैं सबस्टेंशियल नाइग्रा के अंदर। इससे हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन हो जाता है कि इस इंसान को पार्किंसनिज्म हो सकता है। तो ये लेविस बॉडी वर्ड किससे एसोसिएट है? तो ये पार्किंसनिज्म से रहता है वर्ड एसोसिएट। इतना आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज़ के लिए। अब इस पूरी स्लाइड में आपको बस इतना ही याद रखना है। फर्स्ट से ये पार्किंसन क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव। दूसरा क्या है कि ये सबस्टेंशियल नाइग्रा के अंदर डोपामाइन के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाते हैं। तीसरा आपको ये चीज़ याद रखना है, लेविस बॉडी का अपीयरेंस होता है। तो इतना ही आपको इस पूरी स्लाइड में याद रखना है। अब हम मसल कोऑर्डिनेशन एंड मसल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि पार्किंसनिज्म के अंदर जो सिम्टम एंड साइन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो अपने मसल मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन के लिए दो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल रहता है। पहला है एसिटाइलकोलिन और दूसरा अपना है डोपामिन। अब ये जो एसिटाइलकोलिन है ये दोनों और डोपामिन ये दोनों बैलेंस रहते हैं नॉर्मल केस में। अब ये एसिटाइलकोलिन है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है मसल मूवमेंट के लिए। अभी जो डोपामिन है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है मसल कोऑर्डिनेशन के लिए। नॉर्मल केस में क्या रहता है? ये दोनों बैलेंस रहते हैं, मतलब मसल का मूवमेंट भी होगा और मसल का कोऑर्डिनेशन भी होगा। मसल मूवमेंट मतलब मसल मूवमेंट हो रही है, और कोऑर्डिनेशन मतलब कितना मूवमेंट करना है, कहाँ पे मूवमेंट करना है, ये सब किसका काम है? कोऑर्डिनेशन का काम है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपकी लड़ाई किसी कमज़ोर ऐसे इंसान से हो जाए तो उस केस में क्या करोगे? आप उसको पीट लोगे, मार लोगे, मतलब आप अपने मसल का मूवमेंट करा लोगे, ठीक है। पर अगर आपकी लड़ाई किसी बहुत बड़े मस्कुलर इंसान से हो जाए जिसके डोले सोले हैं, इससे अगर आपकी लड़ाई हो जाएगी, इस केस में आप इसको मारोगे नहीं, मे बी आप पास से ही काम संभाल लोगे। क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि आपको सामने से पड़ सकती है। तो यहाँ पे आपके मसल ने मूवमेंट ज़्यादा नहीं किया, यहाँ पे मसल का एक कोऑर्डिनेशन बना रहा। तो ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ये डोपामिन करता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही है। तो अगर आपने कार चलाई है 4 व्हीलर, तो एक अपना स्टीयरिंग रहता है कार के अंदर, और एक यहाँ पे एक्सीलरेटर रहता है, एक ब्रेक रहता है, एक क्लच रहता है और एक
गियर रहता है। तो ये जो एक्सीलरेटर है जो मोमेंट को बढ़ाता है, कार की स्पीड को बढ़ाता है, तो ये हम सपोज करते हैं कि ये एसिटाइल कोलिन का काम है। और ये जो बाकी जो अदर काम है जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ये सारा काम किसका है, डोपामिन का है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि डोपामिन और एसिटाइल कोलिन देते हैं बैलेंस, मतलब मसल का मोमेंट भी होगा, मसल का कोऑर्डिनेशन भी होगा। पर जब किसी इंसान को पार्किंसनिज्म हो जाएगा तो उसमें डोपामिन के न्यूरॉन हो जाएंगे डिग्रेड। जब डोपामिन के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली हम बोलें कि डोपामिन कम हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एसिटाइल कोलिन खुद से नहीं बढ़ा, ये तो इसलिए बढ़ गया क्योंकि डोपामिन कम हो गया। तो जब एसिटाइल कोलिन बढ़ गया तो मोमेंट क्या हो जाएंगे, वो तो बढ़ जाएंगे, पर इस मोमेंट को कोऑर्डिनेट करने वाला जो हार्मोन है वो न्यूरोट्रांसमीटर वो कम हो गया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो रुक जाएगा। जब कोऑर्डिनेशन रुक जाएगा तो मतलब हमें मोमेंट की ज़रूरत भी नहीं है तो भी अपने बॉडी के पार्ट मोमेंट करते रहेंगे। तो पार्किंसनिज्म का जो पहला साइन एंड सिम्टम है वो क्या रहता है, वो अपने मसल मोमेंट बढ़ जाते हैं जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। तो पहला साइन सिम्टम यही रहता है। तो आपने बहुत सारे बुजुर्ग इंसानों को देखा होगा, जब हम उनको पानी की गिलास पकड़ाते हैं तो उनके हाथ में वाइब्रेशन होना चालू हो जाते हैं। 5-10 मिनट में अगर आप वापस आओगे तो बिना पिए ही वो पानी गिरा देते हैं। तो ये क्या, वो मसल मोमेंट हुआ पर कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये है पहला साइन एंड सिम्टम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पार्किंसनिज्म का मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ। अगर किसी इंसान को पार्किंसनिज्म है तो उसका जो पहला साइन एंड सिम्टम आएगा वो कब आएगा, जब उसके अंदर कम से कम 70 से 80% डोपामिन के न्यूरॉन डिग्रेड हो जाएंगे, तभी पहला साइन एंड सिम्टम आएगा। मतलब जब पहला साइन एंड सिम्टम आएगा तब तक उसका 80% काम हो चुका है। अब उसको हम सिम्टोमेटिक ही ट्रीट कर सकते हैं, डिजीज़ को बचा नहीं सकते। अब हम सिम्टम देखेंगे पार्किंसनिज्म के जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला जो सिम्टम है वो है मोटर स्किल सिम्टम। तो आपको पता है 2 नर्व रहती है, एक रहती है सेंसरी नर्व, दूसरी रहती है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को सेंस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, कुछ भी, वो सेंस वाली जो इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो किसकी वजह से करते हैं, मोटर स्किल की वजह से। जो हम खुद करना चाहते हैं, जैसे अपने हैंड को हिलाना, लिखना, राइटिंग करना, ये मोटर स्किल बोलते हैं, जो हम खुद करना चाहते हैं, वॉलंटरी वाली काम। तो ये जो मोटर स्किल वाले सिम्टम कौन कौन से है वो देखेंगे। पहला है ब्रेडीकाइनेसिया। तो पार्किंसनिज्म में पहला होता है ब्रेडीकाइनेसिया। ब्रेडीकाइनेसिया का मतलब ये हुआ कि मोमेंट है वो कम हो जाएंगे। अब मैंने बोला था मोमेंट तो बढ़ जाएंगे, तो कौन से मोमेंट बढ़ेंगे, जिसके अंदर अपना कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा वो मोमेंट बढ़ जाएंगे, पर जिसके अंदर अपना कोऑर्डिनेशन रहेगा वो मोमेंट रुक जाएंगे। जैसे आपको कुछ सामान उठाना है, कुछ लेके जाना है, चलना है, ये सब मोमेंट रुक जाएंगे। बट एक ऑटोमेटिक वाले मोमेंट रहते हैं, अपनी बॉडी वाइब्रेशन करना वगैरह, ये बढ़ते रहेंगे। तो ये पहला सिम्टम है ब्रेडीकाइनेसिया। दूसरा है वोकल सिम्टम्स। तो वोकल सिम्टम मतलब आपकी आवाज़ में कुछ चेंज हो जाएगा। इसके बाद रिजिडिटी एंड पोस्चर इंस्टेबिलिटी, मतलब आपके अंदर रिजिडिटी आ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वर्टिबल कॉलम के अंदर क्या आ जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगी। हाथों में ट्रिमर हो जाएंगे, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था गिलास वाला, पानी की गिलास पकड़ाते हैं तो खाली हो जाती है, गिर जाता है, हिलता हाथ। इसके बाद है वॉकिंग और गेट डिफ़िकल्टी, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी रहेगी। इसके बाद है डिस्टोनिया। अब ये डिस्टोनिया क्या रहता है, रिपीटेटिव मसल मूवमेंट होते रहते हैं। मतलब किसी इंसान को आपने देखा होगा वो गर्दन को हिलाता रहता है ऊपर नीचे, तो ये रिपीटेटिव मोशन होता रहता है ना, इसको बोलते हैं डिस्टोनिया। इसके बाद ये मोटर सिम्टम देख लिए। इसके बाद है नॉन मोटर स्किल सिम्टम। तो मेंटल जो सिम्टम रहते हैं वो जैसे भूल जाना या बिहेवियल चेंज हो जाना, ये सब मेंटल नॉन मोटर स्किल सिम्टम है। इसके बाद स्मेल करना वो छोड़ देता है। तो ये अर्ली सिम्टम आता है बहुत, कि जिनको पार्किंसनिज्म में भी फ्यूचर में हो सकता है तो वो स्मेल नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को। स्वेटिंग और मेलोमा, कलर वगैरह कोई चेंज हो जाना, तो ये सारे सिम्टम रहते हैं। पेन होना, तो ये बेसिक कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये सारे सिम्टम रहते हैं पार्किंसनिज्म के। तो ये आपको याद रखना है। मोटर स्किल सिम्टम और नॉन मोटर स्किल सिस्टम ये आपको पूछेंगे तो नहीं, बट एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए। अभी अंकल जी इनको पार्किंसनिज्म हो गया, देखो यहाँ पे रिजिडिटी हो गई है। अभी देखो मास्क पे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं रहता, क्योंकि वो
मसल फेशियल एक्सप्रेशन कब होगा, जब अपनी मोटर नर्व अच्छे से काम करेगी तभी हम हंसेंगे, आंख ऊपर नीचे करेंगे। बट अपने यहाँ पे मोटर स्किल सिस्टम ख़त्म हो चुका है तो फेशियल एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और यह आप बाकी सिम्टम देख सकते हो। तो ये है पार्किंसनिज्म के सिम्टम। हमने अपने सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखे होंगे जिनके अंदर ये सारे सिम्टम रहते हैं। तो इंडिया के अंदर हम पार्किंसनिज्म को डिजीज़ मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम इसको बोलते हैं बूढ़ापा, कि बूढ़ापा आ गया है उसमें ये सब तो होगा ही। तो एक्चुअली ये होता है, डिजीज़ होती है। अभी जो पार्किंसनिज्म क्यों होता है इसका कोई रीज़न तो अभी कंफर्म नहीं है। मे बी ये हो सकता है कि आपकी अर्ली एज के अंदर कोई ब्रेन इंजरी हुई हो, उसके सिम्टम बाद में आते हैं, धीरे धीरे से डिग्रेड होते हैं न्यूरॉन, तो वो एक रीज़न हो सकता है। मे बी दूसरा जेनेटिक हो सकता है। आपको पता है एक रेसलर था जिसका नाम था मोहम्मद अली, तो उसको भी पार्किंसनिज्म था, तो उसको भी ब्रेन इंजरी हुई होगी तो उसकी वजह से हुआ था, तो वो पार्किंसनिज्म की वजह से मरा था। अब हम डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। अगर आपने मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम का वीडियो देखा है एएनएस के अंदर, वहाँ पे भी मैंने ये पूरा पाथवे बताया है, अच्छे से पूरा बताया है। यहाँ पे भी हम दोबारा एक बार देखेंगे क्योंकि हमें डोपामिन के बारे में पढ़ना है, आगे इसकी ड्रग के बारे में पढ़ना है, तो ये समझना ज़रूरी है। तो डोपामिन कैसे बनता है वो देखते हैं। तो ये डोपामिन का न्यूरॉन है पूरा। अब होता क्या है कि अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। इसके 4 पोजीशन पे OH ग्रुप लगता है, तब बनता है टायरोसिन। टायरोसिन के ये है टायरोसिन, देखो स्ट्रक्चर। और टायरोसिन के 3rd पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप लगेगा तो क्या बनेगा, एल डोपा। तो यहाँ पे एक एंजाइम रहता है, उसका नाम रहता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो यहाँ लिखा हुआ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप वाला एंजाइम है। ये मैंने वहाँ पे बताया है और ये एग्जाम में पूछा गया भी है। जो भी रेट लिमिटिंग स्टेप वाले एंजाइम रहते हैं, इसको अगर कोई चीज़ इनहिबिट कर ले तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सपोज करो अगर मैं डोपामिन बनने वाली प्रोसेस को रोक देता हूँ तो पूरा प्रोसेस में भी स्लो ना हो, पर जहाँ पे भी ये रेट लिमिटिंग स्टेप वाले एंजाइम को अगर आपने ब्लॉक कर लिया, उसको टारगेट कर लिया, तो आगे वाला पूरा पाथवे डिले हो जाएगा। तो याद रखना ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज क्या है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसके बाद जब डोपा बनेगा, इस एंजाइम की वजह से डोपा बना, फिर एक एंजाइम एक्ट करेगा डोपा के ऊपर जिसका नाम है डोपा डी कार्बोक्सिलेज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, तो नाम से पता है डी कार्बोक्सिलेज, मतलब इस कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा देगा। तो जैसे ये ग्रुप हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, डोपामिन बन जाएगा। अब ये डोपामिन बना और ये वेसिकल के अंदर जाएगा। कुछ डोपामिन वेसिकल के अंदर नॉन एड्रिनलिन एड्रिनलिन बनाता है, और कुछ डोपामिन क्या होता है, ये सेल के बाहर आ जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा न्यूरॉन के सेल के बाहर, और यहाँ पे आके ये अपने D1 D2 रिसेप्टर के ऊपर अपना एक्शन देगा, और कुछ वापस रीअपटेक हो जाएगा, और कुछ क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो 2 एंजाइम रहते हैं, एक एक कॉम्प्ट केटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, दूसरा है माओ, तो मोनो अमीनो ऑक्सीजनेज। तो ये 2 एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं डोपामिन का। तो ये है डोपामिन का पूरा पाथवे। तो हमें पता है पार्किंसनिज्म के अंदर ये न्यूरॉन ही डिग्रेड हो गया है, तो हम इस पाथवे के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें डोपामिन बाहर से देना पड़ेगा पार्किंसनिज्म को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब बाहर से जब ये डोपामिन देंगे तो डोपामिन क्या होता है, इजीली ये एंजाइम से क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम किस फॉर्म में देते हैं, हम एल डोपा फॉर्म में ड्रग देते हैं जिसका नाम है लीवोडोपा। आगे हम सब पढ़ने वाले अच्छे से। तो जो लीवोडोपा है ये देते हैं ड्रग, याद रखना। तो ये आपको डोपामिन का पाथवे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखेंगे जो एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग है उसका। तो उसको जानने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता है डोपामिन की कमी हो गई है और न्यूरॉन ख़त्म हो गया है, तो हम अंदर से तो नहीं बना सकते, तो इस डोपामिन को कहाँ से दे सकते हैं। तो आपको पता है डोपामिन D1 और D2 रिसेप्टर पे अपना एक्शन देता है, यहाँ पे अपना एक्शन देता है। तो हम क्या कर सकते हैं, डोपामिन अंदर से तो नहीं बना सकते, तो हम बाहर से सीधा डोपामिन दे दें। एक अपने पास एक तरीका ये है। तो बाहर से अगर हम डोपामिन दे देंगे तो होगा क्या दिक्कत कि डोपामिन जैसे हम देंगे तो ओरली अगर डोपामिन को देंगे, IV देंगे, तो ये सबसे पहले पेरिफेरल में जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ब्रेन के अंदर तो नहीं डाल सकते डोपामिन।
तो पेरिफेरली डोपा को दो एंजाइम मिल जाएंगे, माओ और कॉम्ट, COMAT, जो भी कॉम्ट। तो ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे, इसको पेरिफेरली मेटाबॉलिज्म इसका कर लेंगे, ब्रेन तक जाने ही नहीं देंगे डोपामिन को। ऊपर से थोड़ा पोलर नेचर का भी रहता है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको डोपामिन डायरेक्टली तो नहीं दे सकते, तो हम क्या देंगे, इसका एक प्रिकर्सर दे सकते हैं। मतलब डोपामिन से पहले वाला जो स्टेप है डोपा, जो अभी हमने पढ़ा था डोपा, इसको हम दे सकते हैं। तो इसलिए हम एल डोपा ड्रग देते हैं जिसका नाम है लीवोडोपा, वो हम देते हैं। तो लीवोडोपा क्या है, वो पेरिफेरली क्या है, वो डोपामिन से कन्वर्ट होता है डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज, डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम से डोपामिन पेरिफेरली बनेगा और कुछ लीवोडोपा ब्रेन के अंदर चला जाएगा, वहाँ जाके ये वापस डोपामिन में बनेगा। इस तरह से डोपामिन वहाँ पे भी बनेगा और पेरिफेरली बनेगा। तो हम क्या करते हैं, जो पेरिफेरली है इसको तो हम इनहिबिट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट डोपा का कहाँ चला जाए, ब्रेन के अंदर चला जाए, और वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डोपामिन में कन्वर्ट होने देंगे और यहाँ पे डोपामिन का लेवल पूरा हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि हम लीवोडोपा ड्रग दे के हम डोपामिन की कमी पूरी कर सकते हैं। तो अगर अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो सारी जो ड्रग है वो इसी के रिलेटिव ही है। तो ये है क्लासिफिकेशन एंटी पार्किंसोनिज्म का। तो पहली जो क्लास है वो डोपामिन प्रिकर्सर, वो है लीवोडोपा। दूसरी ड्रग है पेरिफेरल डोपा डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो ये मैंने आपको बताया था कि डोपा हम ओरली देंगे तो पेरिफेरली भी डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से डोपामिन में कन्वर्ट हो सकती है। तो वहाँ पर अगर कन्वर्ट हुई तो वहाँ तो अपने को डोपामिन चाहिए नहीं पेरिफेरल में, क्योंकि हमें तो CNS में डोपामिन चाहिए। तो पेरिफेरल में कन्वर्ट ना हो, मैक्सिमम लीवोडोपा जो ड्रग है ब्रेन के अंदर चली जाए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। तो इसलिए हम कार्बिडोपा और बेंजेराजाइड दो ड्रग दी जाती है कॉम्बिनेशन में लीवोडोपा के साथ, ताकि पेरिफेरली डोपामिन बने ही ना, सीधा ब्रेन के अंदर ही जाए। इसके बाद है कॉम्ट एंड माओ इनहिबिटर। अगर ब्रेन के अंदर भी चली गई तो डोपामिन तो बना देगी, पर इनको मेटाबॉलिज्म करने वाले तो एंजाइम भी तो है, कॉम्ट और माओ। तो इन दोनों के इनहिबिटर भी साथ में देते हैं। तो टोलकेपोन है और इंटेकोपोन है और सेलिजिलिन है। तो ये क्या है, ये हम भी कॉम्बिनेशन देते हैं किसके साथ, लीवोडोपा के साथ। ब्रेन में चली गई, डोपामिन में कन्वर्ट हुई, आगे जाके इसका मेटाबॉलिज्म ना हो ताकि मैक्सिमम अमाउंट बना रहे, तो उसके लिए हम ये दो ड्रग देते हैं। इसके बाद है डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग। अब अपने पास अभी तक तो ऑप्शन था कि हम बाहर डोपामिन पहुंचा जाए बाहर से लीवोडोपा के थ्रू। दूसरा एक्शन है कि हम ऐसी कोई ड्रग देते हैं जो डोपामिन की तरह एक्शन दे, डोपामिन तो नहीं है बट डोपामिन की तरह एक्शन दे, मतलब D1 और D2 रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर ले। तो उसके लिए ड्रग रहती है ब्रोमोक्रिप्टिन रहती है, और भी ड्रग है जो हम कल देखने वाले हैं। इसके बाद है डोपामिन फैसिलिटेड ड्रग। तो ये जो डोपामिन फैसिलिटेड ड्रग है इसमें ड्रग आती है एमेटिडिन, और ये मैंने जब जीपेट पहली बार दिया था 2017 में तब ये क्वेश्चन आया था। एमेटिडिन क्या कहते हैं, डोपामिन फैसिलिटेड है, मतलब हमें पता है कुछ न्यूरॉन्स डिग्रेड हो गए, कुछ एक आधा न्यूरॉन बचा है जिसके अंदर थोड़ा बहुत डोपामिन है, पर ये थोड़ा बहुत डोपामिन है इसलिए निकल ही नहीं रहा है। तो इसको निकालने के लिए मतलब फैसिलेट करना, मतलब न्यूरॉन से निकालने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसको बोलते हैं डोपामिन फैसिलेटेड। इसमें जो ड्रग आती है वो एमेटिडिन। एमेटिडिन एंटीवायरल ड्रग है जो इन्फ्लूजा में यूज़ की जाती है, जो मैंने एंटीवायरल में बताया था आपको, यही चीज़ मैंने एंटीवायरल में बोली थी कि ये पार्किंसोनिज्म में भी यूज होती है। तो एमेटिडिन ड्रग क्या करेगी, ये रिलीज को बढ़ाएगी, फैसिलेट करेगी डोपामिन को, जो अपने न्यूरॉन में बचा सा है न्यूरॉन के अंदर डोपामिन उसको। इसके बाद सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कौन सी सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एंटी पार्किंसोनिज्म में यूज की जाती है। तो वो है ट्राईहेक्सोफिनाइडाइल, जिसको एक इसका और भी नाम है वो, और दूसरा है प्रोसाइक्लिडीन। इसके बाद है बिप्रीडीन, इसका दूसरा नाम है बेंजोक्सोल, ऐसा कुछ नाम है। तो हम एंटीकोलिनर्जिक क्यों देते हैं, तो मैंने आपको बताया एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि डोपामिन का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक तो डोपामिन का तो सिम्टम, डोपामिन की वजह से जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो उसको लिए हम डोपामिन का लेवल बढ़ा रहे हैं, बट जब ये लेवल एकदम से बढ़ गया तो इसको भी तो कम कर लें। तो इसका एक्शन कम करने के लिए, ताकि मोमेंट ज़्यादा ना हो, इसलिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक देते हैं। तो ये एंटीकोलिनर्जिक। इसके बाद एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो आपको पता है बहुत सारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का एक्शन भी एंटीकोलिनर्जिक वाला रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी देते हैं। नीचे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये लिखे हैं कि फॉलोइंग ड्रग आर नॉट इफेक्टिव यूज एलोन। जब इसको अकेले इन ड्रग को यूज़ करेंगे तो कोई इनका एक्शन नहीं रहेगा। तो वो पहली है कार्बिडोपा, ये वाली। दूसरी है बेंजेराजाइड, ये है बेंजेराजाइड। तीसरी है एंटेकोपोन ए टोलिकोपोन। इन ड्रग का अगर हम देंगे सिंगल तो इनका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अस्तित्व बोलते हो लीवोडोपा की वजह से ही है।
ये सब क्या करती है, ये हेल्प करती है लीवोडोपा को, ताकि ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पहुँचे। अगर इनको सिंगल देंगे इनका कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि इसीलिए हम देखा कार्बिडोपा लीवोडोपा का कॉम्बिनेशन देते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं को कार्बिडोपा। तो इतना आपको अभी याद रहना चाहिए। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल से एक एक क्लास को पढ़ाऊँगा, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट है किस ड्रग के, किस ड्रग को किसके साथ नहीं देनी चाहिए, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप मेरा वीडियो सेकंड पार्ट भी देखना, और आप मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।